हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीडिंग क्लासेस। माई सेल्फ अंकुश ठाकुर। आज हम लेके आ रहे हैं आपके लिए क्लास 12th के लिए इकोनॉमिक्स का सिलेबस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इकोनॉमिक्स के जो है 12th में दो पार्ट्स हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैं जो आपको कराऊंगा वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट कवर कराऊंगा, रोबिन सर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट कवर करवाएंगे। तो आज का जो है हमारा पहला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। लेकिन उससे पहले हम एक बार दोबारा से, आपने +1 में पढ़ा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, उसकी डेफिनेशन समझी होगी। लेकिन फिर से एक बार हम 12th स्टैंडर्ड में भी एक बार उसका ओवरव्यू ले लेते हैं अपना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, जो कि हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। उसमें क्या है कि ना, जो हमारा इकोनॉमिक्स जो ये वर्ड है, ये एक ग्रीक वर्ड है, एक वर्ड से ड्राइव किया गया, इकोनोमिया। इकोनोमिया का मतलब होता है ग्रीक में हाउस होल्ड मैनेजमेंट। और एक अरिस्टोटल नाम के फेमस ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने इकोनॉमिक्स को एक नई टर्म का नाम दिया था, एक नया नाम दिया था। उसने कहा था कि जो इकोनॉमिक्स है वो साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट है। तो बेसिकली क्या है, इकोनॉमिया जो ग्रीक वर्ड है उसका मतलब था हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इन्होंने क्या बोला कि जो इकोनॉमिक्स है वो साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट है। ये हाउस होल्ड मैनेजमेंट होता क्या है कि एक एक घर का एक कोई जो हेड होता है, जो जिसे मुखिया बोलते हैं हम, तो वो क्या कि सारा बजट प्रिपेयर करता है, अपना बजट बनाता है, जो भी उसके पास इनकम आती है या मंथली सैलरी आती होगी, तो उससे क्या करता है वो पूरे मंथ का बजट बनाता है कि कहाँ कहाँ मैंने एक्सपेंडिचर करना, कहाँ खर्चे करने, मैंने कौन कौन सी मेरी जो नीड्स हैं उन्हें पूरा करना है, जो ज़्यादा प्रेफरेंस वाली उनको पहले कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। और सारे जितने भी हम फैमिली के मेंबर्स हैं उनके जो खर्चे होते हैं वो हैंडल करता है, उसी बजट्स में सारा प्रिपेयर करेगा वो। उसके बाद जो बजट बनाने के बाद जो पैसे बचेंगे उसे सेव करता, वो उसे सेव करना है किस तरीके से, कहाँ पे डिपॉजिट करवाने होंगे, कहाँ सेव करना होगा, ताकि आने वाले फ्यूचर में उसका यूज़ कर सके उस पैसों का। तो ये जो सारी हाउस होल्ड मैनेजमेंट है ये भी एक इकोनॉमिक्स का पार्ट है कि घर को कैसे संभालना है, पैसों के मामले में मॉनेटरी टर्म्स में कैसे हैंडल करना है, कि कैसे इसमें एक्सपेंसेस जो है बियर करने हैं, बाकी जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं वो कैसे मंथली हैंडल करने हैं, उसके बाद जो पैसे बच जाएंगे उन्हें कैसे सेव करना है। तो जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है ना, वो बड़े लेवल पे आ जाती है। अगर मैं सिंपल सी बेसिक्स एग्जांपल दूँ, जो हमारा डोमेस्टिक बजट है, एक घर का कोई हेड है वो अपने लिए बजट बनाता है, वो माइक्रो लेवल पे आ जाता है, एक हाउस होल्ड मैनेजमेंट हो गई। अगर वही हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए बजट बनाती है, जो फाइनेंशियल ईयर में हमारे लिए बजट पास होता है, उसमें ये बताया जाता है कि कहाँ कहाँ गवर्नमेंट कितने कितने करोड़ एक्सपेंडिचर कर रही है, कितने कितने करोड़ गवर्नमेंट जो है एक्सपेंडिचर में लगा रही है, कौन से सेक्टर में। और साल के एंड में ये भी बताती है कि हमें कौन से सेक्टर से, कौन से डिपार्टमेंट से कितनी रिसीट्स हुई हैं, कितनी इनकम रिसीव हुई हैं। तो ये जो सारा बड़े लेवल का जो बजट बनता है पूरी कंट्री के लिए, एक इकोनॉमी के लिए, तो वो इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो बेसिकली क्या है कि इसका शॉर्टर वर्जन तो था हाउस होल्ड मैनेजमेंट था, इसीलिए उसने इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट कहा था, कि इससे अच्छे से समझ सकें लोग, कि इससे खुद को कनेक्ट कर सकें कि जो इकोनॉमिक्स है छोटे लेवल की, वही बड़े लेवल पे भी इकोनॉमिक्स का ही काम करेगी। उसके बाद आते हैं हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ ने अपनी एक बुक लिखी थी, द वेल्थ ऑफ नेशन, में लिख देता हूँ। तो एडम स्मिथ ने अपनी एक बुक लिखी थी, द वेल्थ ऑफ नेशंस, 1776 में। उस बुक में उसने इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था, उसे डिफाइन किया था कि जो इकोनॉमिक्स है वो है क्या, कैसे काम करती है, उसको जो उसके लिए मार्केट फोर्सेस होते हैं वो कैसे काम करती हैं, कैसे ड्राइव करती हैं। तो ये इसीलिए इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। और इन्होंने ना डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दी थी, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स प्रेजेंट की थी, जैसे डिमांड एंड सप्लाई, उनका फंक्शन क्या है इकोनॉमिक्स में हमारी। उसके बाद फ्री मार्केट कैसे काम करती है, असेंबली लाइन प्रोडक्शन क्या होता है, ऐसी ऐसी टर्म्स उन्होंने प्रेजेंट की थी जिससे हम इकोनॉमिक्स को समझ सकें। उनको उसके बाद फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स टर्म भी प्रेजेंट की थी आगे चल के। उसके बाद आते हैं हम लोग फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में। इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म जहाँ नाम आता है,
उसके साथ नाम जो जोड़ा जाता है वो है पीवी नरसिम्हा राव, क्योंकि उन्हें ही फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोलते हैं। आपको बता दूं कि जो हमारे पीवी नरसिम्हा राव हैं वो हमारे 9th प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं 1991 से 1996 तक। इन्होंने ना 1991 में बहुत सारी इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ जो है उनमें रिफॉर्म लाया था, बहुत चेंजेस लाए थे, नई नई पॉलिसीज़ लेके आए थे। जैसे कि एक थी एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, नहीं, एलपीजी का मतलब था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। जो भी हमारी छोटे मोटी जो इंडस्ट्रीज थी उन्हें उन्हें इंटरनेशनल लेवल पे लेके गए, उन्हें ग्लोबलाइज, हमारी जो इकोनॉमी थी उन्हें ग्लोबलाइजेशन में की तरफ लेके गए, मार्केट्स को थोड़ा फ्री हैंड किया, थोड़ी जो हमारी गवर्नमेंट की जो कंट्रोलिंग पावर थी उसे थोड़ा रेस्ट्रिक्ट किया ताकि हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर सके। वो इन्होंने अकेले नहीं किया था। ये जो 1991 में रिफॉर्म आया था एलपीजी का, इनके साथ तब थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे इंडिया के, वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। तो इन दोनों ने मिलकर जो है ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए थे, पॉलिसीज़ वगैरह फ्रेम की थी ताकि जो हमारी अर्थव्यवस्था भारत की, हमारी इकोनॉमी है जो, उसे हम ट्रैक पर ला सके, इम्प्रूवमेंट कर सके, ग्रोथ कर सके उसकी। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले समझते हैं हम इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर to maximize the utilization of scarce resources in order to satisfy maximum want। इकोनॉमिक्स क्या कहती है कि जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका ऐसे ऑप्टिमम यूटिलाइज करना, उनका मैक्सिमम यूज़ करना ताकि हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन हो सके उससे, उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज से। ये कहलाता है इकोनॉमिक्स। अगर हमारे पास कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हम उन्हें किस तरह से यूज़ करें, चाहे प्रोडक्शन में यूज़ करें चाहे कंजम्पशन में यूज़ करें, कि हमें जो है उन्हें लिमिटेड रिसोर्सेज से हम उनका मैक्सिमम यूज़ ले पाएँ, उनका मैक्सिमम जो है सेटिस्फेक्शन उनसे ले पाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी मॉल में जाते हो, वहाँ पे शॉपिंग के लिए जाते हो, या मॉल में आप 1000 रुपये लेके जाते हो, आपकी पॉकेट में सिंपल 1000 रुपये हैं, आप मॉल में जाते हो तो वहाँ पे जाके आप पहले शोरूम वगैरह देखते हो कपड़ों की, तो आपका मन करता है ये कपड़े लेने का, आपकी वो भी एक नीड होगी, कपड़े भी चाहिए होंगे कपड़े लेने का। फिर आप गेमिंग जोन के पास जाते हो तो वहाँ भी आपका मन करता हो गेम्स वगैरह खेलने का, गेमिंग कार्ड बनवा के। या फिर आपका मन करता है वहाँ पीवीआर वगैरह में मूवी वगैरह देखने के साथ में स्नैक्स वगैरह खाने का, या फिर अच्छा सा कहीं लंच या डिनर के लिए वहीं मॉल में लंच करना या फिर डिनर करना। ये सब आपका मतलब मन करेगा, आपके पास चॉइसेस रहेंगी, लेकिन आपके पास रिसोर्सेज क्या लिमिटेड, सिर्फ 1000 रुपये हैं। या तो आप वहाँ पे शॉपिंग कर लो, एक डेनिम खरीद लो 1000 रुपये की, या फिर आप मूवी देख लो जिसकी टिकट सिर्फ 600 से 700 रुपये के साथ में कुछ उसके स्नैक्स वगैरह खा लिया आपने, उसमें 1000 रुपये लग गए आपके। या फिर आप गेमिंग जोन में जाओ, उसका कार्ड बनाओ जिसकी वैल्यू 1000 रुपये होगी, वो देखोगे। या फिर आप कुछ और जो है लंच वगैरह डिनर वगैरह के टाइम पे वहाँ गए हो तो वहाँ वो लंच या डिनर करना प्रेफर करोगे जिसकी कॉस्ट जो है अराउंड 1000 रुपीज़ पड़ेगी आपको। तो आपको ये चॉइस करनी पड़ेगी कि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, मुझे क्या करने से, कहाँ 1000 में इन्वेस्ट करूँ, 1000 रुपये मतलब खर्च करूँ, स्पेंड करूँ कि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। आप प्रेफरेंस फिर दोगे कि कौन सी चीज़ उस टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या डिफ़ाइन करता है कि आपके पास जो रिसोर्सेज है, कैश है, मनी है, वो लिमिटेड है, 1000 रुपये है, लेकिन आपके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं। और उस चॉइसेस को आप कौन सी चॉइस आप पिक करोगे कि आपको मैक्सिमम जो है सेटिस्फेक्शन मिल सके, जो आपकी है नीड सेटिस्फाई हो सके। बस यही जो है इकोनॉमिक्स कहलाती है। ये बिहेवियर स्टडी करती है कि आप जो है लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करते हैं। ऐसे ही ये अगर बिज़नेस की टर्म्स में बोलें या इकोनॉमिक्स को प्रॉपर समझने के लिए बोलें तो यही प्रोडक्शन लाइन में भी आता है कि आप ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, लेबर हो गए, उनको कैसे एफिशिएंटली यूज़ करते हैं। कोई लैंड हो गई, उसका कैसे यूज़ करते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से उसका कैसे मैक्सिमम यूज़ करते हैं कि आपको मैक्सिमम जो है सेटिस्फेक्शन मिल सके। एक जो लैंड होगी प्रॉपर, हो सकता है कि वो जो मेन रोड पे हो उसके साइड में लैंड हो, आप उसको देखोगे कि आप उसको क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हो, फर्टाइल लैंड है, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हो, या फिर वहाँ एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हो, एक कमर्शियल प्लॉट बनाते हो जहाँ से आपको ज़्यादा अर्निंग हो सकती है। तो आप ये चॉइस करोगे कि मैं वहाँ के खेती करूँ, क्रॉप प्रोडक्शन करूँ, उस पर फोकस करूँ, या फिर मैं एक बिल्डिंग बनाऊँ, उसकी एक कमर्शियल बिल्डिंग बनाऊँ जिससे मुझे ज़्यादा रिटर्न्स भी आ सकता है। तो आपके क्या एक प्रॉपर एक ही पीस ऑफ लैंड है, या तो उसे दोनों में से किसी एक के लिए यूज़ कर सकते हो।
तो ये क्या लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो इन्हें कैसे यूज़ किया जाए मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए, यही इकोनॉमिक्स कहलाती है। अब ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इन्हें क्या बोलते हैं हम, स्कार्स रिसोर्सेज, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज की कमी होना। आपके पास 1000 ही रुपये थे, ऑप्शंस क्या थी, चॉइस क्या थी, 4-5 थी, कौन सी चॉइस पिक करनी है ये आप पे डिपेंड करेगा। ऐसे लैंड में 2 चॉइसेस हैं आपके पास, कोई एक पिक करनी है आपको, तो इसका मतलब क्या है कि जो लैंड हो गई आपके पास, जो 1000 रुपीज़ हो गई, ये है स्कार्स रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज। आपकी जैसे मॉल में 4 चॉइसेस थी, आप ये चाहते हैं कि मेरे पास 4000 रुपये होते कि मैं चारों फुलफ़िल कर पाता, क्योंकि हमारी जो वांट्स है ना वो अनलिमिटेड है, बहुत सारी है कि हम हर पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ ना कुछ सोचते हैं, ये भी हो हमारे पास, गाड़ी भी हो, घर भी हो, सब कुछ हो हमारे पास, तो हम हर जो है वांट को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, हमें चॉइस बनानी पड़ती है कि हम किसे हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ये है इकोनॉमिक्स। स्कार्सिटी एक सिचुएशन है जहाँ सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट डिमांड फॉर दीज रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। जैसे मैंने ये सी लैंड और मनी की एग्जांपल दी 1000 रुपीज़ की, तो इसमें क्या लिमिटेड रिसोर्सेज आपको, आप इन्हें कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, यही स्कार्सिटी कहलाती है। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज किसी चीज़ की कमी होना, कम मात्रा में होना, और इकोनॉमिक्स क्या है, उन्हीं कम चीज़ों को मैक्सिमम यूटिलाइज करना। तो ये दोनों जो हैं आपस में इंटर रिलेटेड हैं। अब हम आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पे। माइक्रो नाम से ही क्लियर है कि छोटा, स्मॉल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म में। अ स्टडी विच शोज हाउ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, फर्म और इंडस्ट्रीज यूज देयर लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई मैक्सिमम वांट्स। इनमें जो वेरिएबल्स होते हैं प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई रहते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहती है कि एक इंडिविजुअल को देखती है, वो उसका बिहेवियर स्टडी करती है, या तो कोई फर्म हो गई या इंडस्ट्रीज़ हो गई जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, जो फर्म्स हो गए मिल के सारी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ में जो हैं प्रोडक्शन, एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन लाइन में जो है इन्वॉल्व है। कोई अगर ग्रोसरी टाइप के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है उसी की इंडस्ट्रीज़ है। अगर कोई इंडस्ट्री है कि मोटरसाइकिल्स वगैरह मैन्युफैक्चर कर रही हैं, डिफरेंट ब्रांड्स हैं, कंपनी हैं, तो सिर्फ उसी को स्टडी किया जाएगा। या तो कोई और इंडस्ट्री है, कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, जैसे शूज़ की है, इंडस्ट्रीज़ है, फैक्ट्रीज़ हैं, उन्हें स्टडी करना। या फिर एक इंडिविजुअल, एक कंज्यूमर को, या एक इंडिविजुअल प्रोडक्शन को, जो किसी चीज़ फैक्ट्री की प्रोडक्शन करता है, एक ऑनर है, उसको स्टडी करना, बिहेवियर को उसके। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, एक पर्टिकुलर चीज़ को स्टडी करना, छोटे लेवल पे एक पर्टिकुलर मार्केट को स्टडी करना। अब इंडिविजुअल को कैसे स्टडी कर सकते हैं, इंडिविजुअल जो अपना बजट प्रिपेयर करता होगा तो वो देखता होगा कि अगर प्राइस में जो है चेंज आया, किसी प्रोडक्ट में प्राइस बढ़ गया है, और प्राइस बढ़ने से क्या होता है कि अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा तो कंज्यूमर क्या उसको खरीदने से अवॉइड करेगा कि बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो टमाटर थे उनका रेट जो है 350 के आसपास, कई जगह तो 400 भी टच हो गया था। तो जो टमाटर पहले 30 रुपये किलो बिकता था, 30 या 40 रुपये किलो, वो अचानक से सीजनल फैक्टर के कारण जो है 300 से 400 रुपये हो गया। उसमें अब कंज्यूमर जो है उसकी डिमांड जो है, प्रेफरेंस चेंज हो गई। जहाँ वो 1 केजी खरीदता था, हो सकता है वो 250 ग्राम्स खरीदे या 140 खरीदे 1 केजी का, तो ये इसकी प्रेफरेंस चेंज हो गई। हो सकता है वो टमाटर खरीदे ही ना, बिना टमाटर के जितने दिन निकलते हैं उसको निकाले, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। तो ये उसका जो बिहेवियर है शिफ्ट हुआ है प्राइस के कारण, प्राइस अब बढ़ गई है। तो अब इससे क्या हुआ, आप ये भी देख रहे हो, अगर एक चीज़ की एक्सट्रीमली हाई लेवल हो गया प्राइस उसका अचानक से, तो डिमांड क्या गिर गई है। जो आदमी 1 केजी खरीदता था वो आधा केजी या उससे भी कम खरीदे, हो सकता 100 ग्राम ही खरीदे कोई, तो उससे क्या डिमांड पूरी गिर जाएगी। उससे सप्लाई पे भी इफेक्ट पड़ता है, अगर डिमांड गिर जाएगी तो पीछे से सप्लाई भी इस पर इफेक्ट पड़ने लग जाता है। ये तो चलो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट थे, प्रोड्यूस थी। इसी तरह दूसरी और कोई प्रोडक्ट्स रहते हैं, सपोज करो वो कॉफ़ी प्रेफर करता था पीने के लिए, उसे कॉफ़ी अच्छी लगती थी, कॉफ़ी के प्राइसेस अगर बढ़ जाते हैं तो वो क्या है, हो सकता है वो चाय पे शिफ्ट हो जाए, क्योंकि कॉफ़ी के प्राइसेस बढ़ गए, उसकी डिमांड गिर गई। तो चाय पे शिफ्ट होने का उसका ये भी रीज़न रहेगा कि जो दोनों हैं दूसरे के सब्सटीट्यूट हैं, सब्सटीट्यूट गुड्स हैं। सब्सटीट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, जो ये दोनों सिमिलर कैटेगरी के हों, सिमिलर टेस्ट प्रेफरेंस में सिमिलर ही लगे दोनों। अब जैसे कॉफ़ी है वो भी टेस्ट सिमिलर ही देती है लगभग, जैसे चाय हो गया। अब वो कॉफ़ी पीने वाला हो सकता है चाय पे शिफ्ट कर रहा है, एक ही कैटेगरी के सब्स्टिट्यूट गुड्स टाइप हैं वो। तो उससे क्या होगा कि कॉफ़ी की जो है डिमांड गिर जाएगी और चाय पे शिफ्ट हो जाएगी, चाय की डिमांड जो है बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि कॉफ़ी का प्राइस ज़्यादा था। तो ये सब है माइक्रो इकोनॉमिक्स के फैक्टर हैं, डिफरेंट जैसे हम स्टडी करेंगे आगे चल के, पूरे चैप्टर्स आएंगे इस पर, डिमांड सप्लाई कैसे इफेक्ट होती है,
प्राइस वेरिएबल कैसे काम करता है, ये फैक्टर्स है सारे, प्राइस, डिमांड और सप्लाई, ये कैसे काम करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने +1 में पढ़ रखी है, अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। आपने पढ़ा होगा प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई। हमारे इसमें चैप्टर्स में प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई के, तो उसमें हम स्टडी करेंगे कि उसमें बिहेवियर कैसे इफेक्ट होता है, मैक्रो लेवल पे कैसे इफेक्ट होती चीज़ें। उसके बाद आते हैं हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये जो जॉन मेनार्ड कीन्स हैं, ये इसके फादर कहे जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि इन्होंने ये टर्म प्रेजेंट की थी 1936 में मैक्रो इकोनॉमिक्स को। और इन्हें जो है फादर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, द जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इसमें इन्होंने तीनों फैक्टर्स के बारे में, एम्प्लॉयमेंट, मनी और इंटरेस्ट के बारे में एक्सप्लेन किया था, बताया था। और इन्होंने एक बहुत फेमस थ्योरी भी दी थी जो हम पढ़ेंगे, जिन्हें केन्जियन थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। तो वो हम स्टडी करेंगे आगे चल के। तो इसीलिए इन्हें मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कहा जाता है, जॉन मेनार्ड कीन्स को। तो ये हो गया हमारी इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक्स के बारे में, स्कार्सिटी क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन थे। अब इसके बाद करते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझेंगे। हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर के बारे में पढ़ा, जॉन मेनार्ड कीन्स के बारे में पढ़ा, उनकी बुक क्या थी उसके बारे में समझा। तो हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स कहती क्या है। It studies aggregate economic conditions at global level like employment, problem of inflation, problem of deflation, या aggregate demand and supply, ये बोलो आप, प्राइस लेवल बोलो। जो माइक्रो में फैक्टर थे उन्हें एग्रीगेट लेवल पे, एग्रीगेट का मतलब है एक बड़े लेवल पे सारी मार्केट्स को मिला के पूरी एक इकोनॉमी को स्टडी करना, या कि पूरी एक कंट्री की जो इकोनॉमी है उसे स्टडी करना है, या फिर पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उसे स्टडी करना, उसे एग्रीगेट बोलते हैं। सब चीज़ों को लेके, सब मार्केट्स को मिला के, लेबर मार्केट, कैपिटल मार्केट, जो भी और चीज़ें हैं वो सबको मिला के स्टडी करना, और भी अदर जो फैक्टर्स हैं। तो ये बोलता है कि जो भी मतलब इकोनॉमिक्स की जो प्रॉब्लम है उन्हें एक एग्रीगेट लेवल पे सोल्व करना। जो प्रॉब्लम्स कैसे होंगी बड़े लेवल पे, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट है काफ़ी सारे सेक्टर्स में, एक पूरी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन चल रही है, वो कैसे है, वो किस लिए है। प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन, मैंने जैसे अभी टमाटर की एग्जांपल दी, अचानक से प्राइसेस बढ़ जाते हैं किसी रीजंस करके, टमाटर की जैसे वैल्यूज़ बढ़ गई थी, अगर प्राइस लेवल में चेंज आता, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है मार्केट में, कि इन्फ्लेशन आ गया, प्राइस लेवल बहुत बढ़ चुका है। अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाए, प्राइस लेवल में चेंज आ जाए, बहुत ज़्यादा गिर भी जाए, तो डिफ्लेशन की सिचुएशन आती है। इन्फ्लेशन का जो है ऑपोजिट है। ये जो दोनों सिचुएशन है ना, ये दोनों मार्केट के लिए अच्छी नहीं मानी जाती अगर ये अपने लिमिट से आगे बढ़ जाएं, क्रॉस कर जाएं। जैसे आइडियल जो इन्फ्लेशन रेट होता है वो 2 से 6% जो है कंट्रोलेबल रहता है, 2 के ऊपर रहे, 2 से 4 से आइडियल माना जाता है, 6 तक जो है कंट्रोल माना जाता है या ठीक माना जाता है, कंट्रोल में है इन्फ्लेशन। अगर 6 से ऊपर चला जाए तो मतलब सिचुएशन जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। अगर 2% से नीचे गिर जाए तो वो फिर डिफ्लेशन में आ जाता है। डिफ्लेशन की सिचुएशन वो भी हमारी इकोनॉमी के लिए है, ग्रोथ के लिए जो है बुरा है, एडवर्स इफेक्ट कर सकती है। ये हम आगे पढ़ेंगे। जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में बड़ी टर्म्स है, बहुत डीप में एक्सप्लेनेशन चाहिए इनके लिए। तो ये आने वाले चैप्टर्स में जितना हमारा सिलेबस होगा उसमें हम कवर करेंगे, और मैं साइड बाय साइड आपको जो एक्स्ट्रा नॉलेज भी प्रोवाइड करूँगा इन टर्म्स के ऊपर में। तो ये थी मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। अब हम आते हैं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंस में। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम अब माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंस पे। डिफरेंस इनके समझेंगे कि माइक्रो और मैक्रो एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है, मेन रीजंस क्या है। लेवल ऑफ स्टडी, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें जो चॉइस की प्रॉब्लम रहती है ना, वो इंडिविजुअल तक रहती है, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री तक रहती है, एक पर्टिकुलर फर्म तक रहती है, एक छोटा सा एरिया कवर करते हैं, उसमें स्पेसिफिक एक मार्केट कवर करते हैं। अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, जो उसके पास जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस रहती है वो एक एग्रीगेट एज अ होल इकोनॉमी के लेवल पे रहती है, कि पूरी इकोनॉमी जो पूरी कंट्री की, उसमें जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है उनको कैसे यूज़ करें, हमें किस चीज़ की प्रोडक्शन करनी चाहिए जिससे हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव रहे हमारी इकोनॉमी के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट जैसे सिचुएशंस होगी उन्हें कैसे हैंडल किया जाए, कैसे कवर किया जाए। तो ये सब जैसे लेवल ऑफ स्टडी हो गई। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्मॉल लेवल पे स्टडी करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है एक ब्रॉडर लेवल पे स्टडी करता है। उसके बाद आगे सेंट्रल इश्यूज, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें क्या है कि हम जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है स्मॉल लेवल पे, जैसे मैंने बताया, एनालिसिस करता है या स्टडी करता है
तो उसमें है कि एक कंज्यूमर को देखते हैं, जैसे इंडिविजुअल हो गया, कि वो देखेगा कि मेरे पास जो पैसे हैं मैं उस पर उनको कहाँ स्पेंड करूँ, कहाँ अपने एक्सपेंडिचर्स इनकर करूँ कि मुझे मैक्सिमम बेनिफिट मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन रिसीव हो उससे। कहाँ पे चॉइस करता है कि कौन सी मेरी जो वांट्स हैं ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सी मेरी नीड्स हैं जो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं अब ये ना 3 डिफरेंट टर्म्स हैं, वांट्स, नीड्स एंड डिज़ायर्स, जो उनमें से ना उसको चूज़ करना पड़ता है। जो नीड्स है उसकी ज़रूरतें हैं डेली बेसिस पे जो उसे पूरी करनी, जैसे राशन पानी वगैरह, दूध या ब्रेड लेना, जो रोटी वगैरह, रोटी कपड़ा और मकान, जो ये बेसिक नीड्स हैं हमारी, ये ज़रूरतें पूरी करनी पड़ती है। वांट्स है उसकी, जैसे उसको ऑफिस जाना है तो उसके लिए उसकी बाइक वगैरह चाहिए रहेगी या कार चाहिए रहेगी। तो उसके बाद उसकी डिज़ायर्स आए थे कि मेरे पास बहुत बड़ा घर हो, मेरे पास खुद का ही बिजनेस हो, लग्जरी लाइफस्टाइल हो, ये डिज़ायर्स हो गए। तो इसमें उसको चूज़ करना पड़ता है कि वो कौन सी चॉइस बनाए। सबसे पहले तो अपने नीड्स देखता है, वो नीड्स पूरी करेगा। उसके बाद अगर कुछ पैसे बचते तो अपनी वांट्स की तरफ जाएगा। उसके बाद जो बहुत सारा पैसा होगा तब जाकर कहीं डिज़ायर्स की तरफ देखेगा। तो ये माइक्रो लेवल पे जो नीड्स, वांट्स एंड डिज़ायर्स हैं, इसका कंसेप्ट रहता है मेनली इंडिविजुअल के लिए। और प्रोड्यूसर के लिए रहता है क्या है कि वो क्या प्रोड्यूस करे, उसके पास जितने लिमिटेड रिसोर्स हैं कि उसकी जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके। तो ये जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल पे ये एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की प्रॉब्लम रहती है कि कौन से रिसोर्स को हम कैसे एलोकेट करें, किस चीज़ में एलोकेट करें। उसके बाद मैक्रो पे आते हैं तो उसमें ये रहता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ द ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट। इसमें देखते हैं हम ओवरऑल हमारा जो आउटपुट हो रही है हमारी एक इकोनॉमी में, जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, उसका लेवल क्या है, उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं प्रोडक्शन के लिए, उन्हें मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज है, मैन पावर है, उन्हें मैक्सिमम उनकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम यूज़ कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज़ कैसे करना है एक बड़े लेवल पे, एक मैक्रो लेवल पे, एक पूरी इकोनॉमी में। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है वो जैसे ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट हो गया प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद आते हैं इकोनॉमिक वेरिएबल्स। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स रहती है उसमें जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स रहते हैं आपके, वो रहते हैं मेनली प्राइस हो गया, डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया। ये जो तीनों वेरिएबल्स हैं एक इंडिविजुअल फर्म हो गई, इंडस्ट्री हो गई, या फिर इंडिविजुअल कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाते हैं। कोई एक पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल हो गया, पर्टिकुलर इंडस्ट्री हो गई जो एक ही तरह का प्रोडक्ट तैयार कर रही है, कोई फर्म हो गई जो एक ही तरह के प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में बिजी है। तो उनको स्टडी करते हैं, सिर्फ उन्हीं के वेरिएबल देखते हैं कि उनके जो प्राइस चेंज आने से उनके डिमांड में क्या चेंज आया है और उनकी सप्लाई में क्या चेंज आएगा। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है, वहाँ से सप्लाई भी कम होगी। अगर प्राइस कम है तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई भी बढ़ेगी उसी अकॉर्डिंग। तो ये जो चीज़ इकोनॉमिक वेरिएबल है, ये प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के हैं। वहीं पे अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पे आ जाएं तो यहाँ पे जो डिमांड सप्लाई, प्राइस डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स तो रहेंगे, लेकिन ये एग्रीगेट लेवल पे आ जाएंगे। एग्रीगेट इन द सेंस कि पूरी कंट्री के जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी फैक्ट्रीज़ हैं, जितने भी फार्म्स हैं, डिफरेंट जितने भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर हो रही, प्रोड्यूस की जा रही है, या सर्विसेज रेंडर की जा रही हैं, उनको देखेंगे हम, उनको स्टडी करेंगे कि लेबर मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, इन सब में जो प्राइस लेवल का चेंज आया या कुछ और चेंजेस आए हैं तो उनका इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इन सबको साइमल्टेनियसली एक साथ स्टडी किया जाता है। तो ये मैक्रो में इस तरह वेरिएबल जो है काम करते हैं। इसमें डिमांड, प्राइस और सप्लाई के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो काउंट किए जाते हैं। इसमें प्रेफरेंस देखी जाती है, इकोनॉमी की आउटपुट लेवल देखा जाता है पूरा, और मार्केट कंडीशंस देखी जाती हैं कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में क्या चेंज आया है, टैक्सेस में क्या रिफॉर्म्स आए हैं। तो ये सारा मैक्रो इकोनॉमिक्स पे स्टडी किया जाता है। माइक्रो में सिर्फ प्राइस, डिमांड और सप्लाई देखा जाता है। अब आते हैं डिग्री ऑफ एग्रीगेशन में। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है वो एक लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है, और वहीं पे बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, उसकी जो डिग्री है वो वाइडर डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। एग्रीगेशन मतलब एक बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज पे काम करता है, लिमिटेड मार्केट पे काम करता है, एक पर्टिकुलर फर्म पे काम करेगी, या पर्टिकुलर इंडिविजुअल को स्टडी करने के लिए, उसके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, एक ह्यूमन बिहेवियर को, एक इंडिविजुअल कैसे अप्रोच करता है अपनी जो इनकम है उसके पास, तो एक्सपेंडिचर किस तरीके से करता है, उससे कितना सेव करता है, उसके प्रेफरेंस क्या है, उसके टेस्ट क्या है, कैसे कोई प्रोडक्ट जो है चूज़ करता है, किस बेसिस पे करता है, चॉइस कैसे बनाता है। तो ये लिमिटेड डिग्री है, एक कंज्यूमर के तक या एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री या फैक्ट्री या फर्म तक लिमिटेड रहता है।
इसमें क्या पूरी इकोनॉमी को हम कंसीडर करते हैं, उसमें देखते हैं इसका जो स्कोप देखते हैं कि कहाँ तक है ये, कौन कौन सी पूरे जितने भी मार्केट में कंज्यूमर्स हैं सारे डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही हैं, हर कैटेगरी का प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस हो रहा है। तो प्रोड्यूसर हर फैक्ट्री में प्रोड्यूसर जो है रिसोर्सेज को कैसे यूज़ कर रहा है, उसकी क्या थिंकिंग है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ देख रहा है, किस चीज़ की तरफ पॉइंट ऑफ व्यू है उसका। और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है जो हर फैक्ट्री में हर उसमें फर्म्स में आ रही है, वो क्यों आ रही है। तो बड़े लेवल की जो बड़े लेवल की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको देखना, उन्हें उनका एनालिसिस करना। तो इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो डिग्री वाइडर डिग्री है, और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की है वो लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन रह जाती है। उसके बाद है इकोनॉमिक एजेंट्स की एक माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन से मेन एजेंट्स हैं जो काम करते हैं उसको स्टडी करने के लिए, एनालिसिस के लिए कौन से एजेंट्स जो हैं यूज़ करते हैं। इनमें क्या इंडिविजुअल कंज्यूमर हो गए, प्रोड्यूसर हो गए। कंज्यूमर यही देखेगा कि मैंने कहाँ पे एक्सपेंसेस करने हैं, मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो उनमें से कौन से प्रोडक्ट के लिए मुझे चॉइस करनी है, कौन सा मेरी नीड के अकॉर्डिंग देखना है, मेरी वांट के अकॉर्डिंग देखना है, मेरे डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग देखना है। प्रोड्यूसर देखेगा कि मेरे पास लिमिटेड जो रिसोर्सेज हैं उन्हें मैं कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर सकूं कि मुझे मैक्सिमम बेनिफिट रिसीव हो। लिमिटेड मैन पावर है तो उसको एफिशिएंटली कैसे यूज़ कर सकूं। लिमिटेड स्पेस है, मेरे पास लैंड है, तो उसे मैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए यूज़ करूं या कुछ और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करूं, या तो फिर मैं कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करूं, बिजनेस लाइन में यूज़ करूं उसको। तो ये सर प्रोड्यूसर के लिए डिपेंड करता है। इकोनॉमिक एजेंट्स रहते हैं, इंडिविजुअल कंज्यूमर हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए। और अगर बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, उसमें कौन से एजेंट्स रहते हैं, जैसे आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, ट्राई हो गया, या तो और भी कई हो गए। आरबीआई जैसे हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि सारे जो जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हें कंट्रोल करता है, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करता है, उन्हें पूरा एनालिसिस करता है, उन्हें स्टडी करता है। सेबी है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो शेयर मार्केट को पूरा संभालती है, और कमोडिटी मार्केट जो है क्रूड ऑयल वगैरह की हो गई या फिर गोल्ड वगैरह की हो गई, उन्हें पूरा हैंडल करती है, उनके ऑपरेशंस देखती है। ट्राई हो गई टेलीकॉम सर्विसेज को देखती है। इसका मीनिंग है कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेबी का मतलब है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये सारी जो बड़े बड़े लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस है जो पूरे एज ए इकोनॉमी को स्टडी करती है, जो इनके अंडर जो भी सर्विसेज आते हैं उन्हें देखती है, उन्हें एनालिसिस करती है। तो इनके जो एजेंट्स हैं पूरी इकोनॉमी के लिए काम करते हैं, पूरी एक कंट्री की। जो यहाँ पे जो एजेंट्स हैं वो अपने लिए पर्सनली काम करते हैं, अपने छोटे लेवल पे, माइक्रो लेवल पे। उसके बाद आ गया मेथड्स ऑफ स्टडी। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस टेक्निक का यूज़ किया जाता है, और जो मैक्रो है उसके लिए किया जाता है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस टेक्निक का। पार्शियल इक्विलिब्रियम में क्या रहता है कि हम एक इंडिविजुअल को स्टडी करते हैं, एक पर्टिकुलर फर्म पकड़ ली, पर्टिकुलर इंडस्ट्री पकड़ ली, उसको स्टडी करेंगे। और मेनली क्या रहता है कि पार्शियल में इसका मतलब है कि अगर हम एक इंडस्ट्री, एक इंडिविजुअल या एक फर्म को अगर स्टडी कर रहे हैं, तो उसकी स्टडी करने से या उसमें जो कुछ चेंजेस आए हैं फैक्टर्स में, वेरिएबल्स में, तो उसका इफेक्ट जो है किसी दूसरी मार्केट में, दूसरे कंज्यूमर में, दूसरे इंडस्ट्रीज पे कोई इफेक्ट ना पड़ा हो उसका। सपोज एक एग्जांपल दूं, अगर महिंद्रा है, महिंद्रा जैसे कार बनाती है, तो उसकी जैसे एक कार है, एक मॉडल है, एक थार है जैसे, अगर वो 4 डोर है अभी, अगर वो 5 डोर कार अपना लॉन्च करने जा रही है, जैसे लॉन्च कर देगी, उसके प्राइस में चेंज आएगा, हो सकता है उसकी डिमांड बढ़ जाए 5 डोर थार के लिए, उसकी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। लेकिन उस थार के लिए अगर महिंद्रा थार अपनी बना रही है, 4x4 एक व्हीकल बना रही है, तो जैसे दूसरी कंपनीज हैं, जैसे रूबिकॉन हो गई, जीप की कंपनी हो गई, उसकी जो प्रोडक्ट है, उसका 4x4 जो व्हीकल है, 5 डोर है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, उसकी डिमांड सप्लाई में कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम में अगर थार महिंद्रा की, हम उसी को स्टडी कर रहे हैं, उसी का एनालिसिस कर रहे हैं कि उसके प्राइस लेवल में चेंज आने में, उसके कुछ टेक्नोलॉजी में चेंज आया, उन्होंने इनोवेशन किए प्रोडक्ट में, तो उसका प्राइस भी बढ़ाया होगा उन्होंने, प्राइस के बढ़ने से डिमांड में क्या इफेक्ट आया, सप्लाई में क्या इफेक्ट आया। तो जो दूसरी कंपनी जीप हो गई, या फिर आप फॉर्च्यूनर लगा लो, या कोई और उसी सेगमेंट की गाड़ी हो गई, उसकी जो सेल्स है उसमें डिमांड में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, उस पर इफेक्ट पड़ने से। और वहीं पे अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, जनरल इक्विलिब्रियम जहाँ आ जाता है, ये जनरल वे में देखती है कि ये जनरल वे में देखते हैं कि पूरी इकोनॉमी में जो है एम्प्लॉयमेंट में क्या चेंज आया है, कि जो एम्प्लॉयमेंट का रेट है वो डिक्लाइन हो रहा है, क्यों हो रहा है। सारी इंडस्ट्रीज़ को स्टडी करते हैं इसमें, चाहे लेबर मार्केट हो, चाहे कैपिटल मार्केट हो,
जैसी भी जो हमारी कंट्री की जो भी इकोनॉमी है उसमें जो भी मार्केट्स हैं जितनी भी, उनको साइमल्टेनियसली एक साथ स्टडी करेंगे। यहाँ पे मैंने थार की एग्जांपल दी थी, अगर महिंद्रा की थार को स्टडी कर रहे हैं तो उससे हमें ये नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए कि जीप वगैरह या फॉर्च्यूनर या टोयोटा की कंपनी से उनकी डिमांड पे, उनकी सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। यहाँ पे क्या है, हम पूरी कार, जो जितनी भी कार की इंडस्ट्रीज है, पूरी एक कार सेगमेंट एक सेक्टर है कार मैन्युफैक्चरिंग का, उनको स्टडी करेंगे। टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग उसको स्टडी करेंगे, कोई ट्रक्स है, हैवी व्हीकल्स है, कमर्शियल व्हीकल, उनको स्टडी करेंगे। और दूसरे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं, छोटे से छोटे जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, उन सबको स्टडी करेंगे हम। उसमें देखेंगे कि प्राइस चेंज होने से, प्राइस जो फैक्टर है पूरी इकोनॉमी को कैसे इफेक्ट कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है पूरी इकोनॉमी में कैसे इफेक्ट कर रही है, कौन कौन से सेक्टर को कैसे इफेक्ट कर रही है, कौन से सेक्टर में कितने चेंजेस आए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तो ये जितने भी सारे एनालिसिस होते हैं वो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस कहलाते हैं, और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किए जाते हैं। पार्शियल में तो बस एक लिमिटेड जो है स्कोप रहता है, वो उसी तक को स्टडी करना रहता है, एक पर्टिकुलर फैक्टर को। इसमें क्या इकोनॉमी एज अ होल स्टडी करनी पड़ती है, सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ता है जितने भी हमारी इकोनॉमी में हैं। डिफरेंट सेक्टर्स हो गए, डिफरेंट मार्केट्स हो गई, डिमांड एंड सप्लाई, पूरी इकोनॉमी में कैसे रोल प्ले कर रहा है अपना डिफरेंट सेक्टर्स में, एग्रीकल्चरल सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में और प्रोडक्शन सेक्टर में, सबको मिला के प्राइस का डिमांड पे क्या असर पड़ा है और डिमांड की वजह से सप्लाई पे क्या असर पड़ा है। लास्ट पॉइंट आता है इसमें अजम्पशंस ऑफ स्टडी। अब इसमें क्या है, अगर हम माइक्रो लेवल पे कुछ एनालिसिस कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं बहुत छोटे लेवल पे, तो हम मान के चलेंगे जो मैक्रो लेवल की चीज़ें हैं ना माइक्रो के लिए, वो कांस्टेंट रहेंगी। मैक्रो वाले फैक्टर्स जो हैं माइक्रो के केस में कांस्टेंट रहेंगे जब एक केस को स्टडी कर रहे हैं, और अगर हम मैक्रो को स्टडी कर रहे हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि माइक्रो वाले जो वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। मतलब कि अगर एक पॉइंट को स्टडी कर रहे हैं हम माइक्रो को, तो मैक्रो को कांस्टेंट मान के चलेंगे, मैक्रो को स्टडी कर रहे हैं तो माइक्रो को कांस्टेंट मान के चलेंगे। अब ये कांस्टेंट किस वे में मान के चलेंगे, माइक्रो में तो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर या कंज्यूमर आ जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, इंडिविजुअल को देखते हैं उसका टेस्ट क्या है, उसका प्रेफरेंस चेंज हुआ, उसकी इनकम में कुछ चेंज आया है, उसके एक्सपेंसेस की पावर बढ़ गई है, एक्सपेंडिचर करने की कैपेसिटी बढ़ गई, उसकी रियल इनकम बढ़ गई है। जैसे उसको टैक्स स्लैब में चेंज आया तो उसकी रियल इनकम बढ़ गई है। तो उस वजह से उसकी बिहेवियर में क्या शिफ्ट आता है, कैसे अप्रोच करता है मार्केट को, प्रोडक्ट के लिए पर्टिकुलर के लिए उसको डिमांड, जो उसकी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस थी उसको कैसे अब टैकल कर रहा है, हैंडल कर रहा है। तो ये सब चीज़ें करने के लिए मेन जो फैक्टर्स रहते हैं, प्राइस, डिमांड और सप्लाई, उसकी प्रेफरेंस को इफेक्ट करते हैं, उसके पर्सनल जो है बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। उसके लिए क्या जो अदर कंडीशंस रहेंगी मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन होगी, इंटरेस्ट रेट कम हो गए पूरी इकोनॉमी में, या फिर कोविड टाइप सिचुएशन है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें नॉर्मल रहनी चाहिए। वहीं पे अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कंज्यूमर की अप्रोच है, प्रोड्यूसर की अप्रोच है, कंज्यूमर के प्रेफरेंस में कुछ चेंज नहीं आना चाहिए, उसकी इनकम में कुछ चेंज नहीं आना चाहिए, उसके टेस्ट में कुछ चेंज नहीं आना चाहिए, उसके बिहेवियर में कुछ चेंज नहीं आना चाहिए। यहाँ पे चाहे चेंजेस आए लेवल पे, मतलब हमारी इकोनॉमी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कोविड की सिचुएशन चल रही है इस टाइम, इंटरेस्ट रेट पे कैसे इफेक्ट पड़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, इन्फ्लेशन आ रखा है यहाँ पे, ये मैक्रो वाली चीज़ें हैं। मैक्रो वाली चीज़ों में जो मर्जी इफेक्ट पड़ता रहे, बट माइक्रो वाली चीज़ें जो हैं इनके लिए मैक्रो की स्टडी के लिए कांस्टेंट रहेंगी। वो जो बिहेवियर और टेस्ट की मैंने बात बोली वो यहाँ पे कांस्टेंट रहेंगी, तब हम मैक्रो को स्टडी करेंगे। मैक्रो वाली चीज़ें यहाँ पे कांस्टेंट रहेंगी, तब हम माइक्रो को स्टडी करेंगे। तो इसी के साथ हमारा जो डिफरेंस था माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो ख़त्म होता है। इसी के साथ हम अपना आज का फर्स्ट लेक्चर जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो ये फर्स्ट लेक्चर आप रिवाइज़ कीजिए, इसे अच्छे से पढ़िए। कोई डाउट आता तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और जैसे जैसे आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाते हैं, शेयर करते जाते हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, और भी ज़्यादा नए जो सब्जेक्ट्स हैं लेके आएंगे, उनके लिए स्टाफ लेके आएंगे, उनके लिए टीचर्स लेके आएंगे, आपको कवर करवाए जाएँ ताकि सारे सब्जेक्ट्स, और साथ ही साथ उनका स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, शेयर कीजिए इसे। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, देखते रहिए हमारे वीडियोस लेक्चर्स को। थैंक यू।